सही है गाइस। तो वैसे आप लोग को पता ही होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है वेस्ट के अंदर। ओके, यूएस इसराइल मिलके ईरान की बजा रहे हैं। ठीक है, देखिए वो यूएस इसराइल लड़ाई, ईरान वॉर है। तो क्यों हो रहा है बेसिकली ये? इसके कारण कौन कौन लोग इफेक्ट हो रहे हैं? आपको पता होगा कि जो जितने भी अपने मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, सभी में बम गिर रहे हैं, सभी में बम गिरा है। ऐसा कोई कंट्री नहीं बचा जिसमें बम नहीं गिरा हो। इवन साल इंग्लैंड में भी बम गिर गया। मतलब इंग्लैंड का जो मतलब उनका जो बेस है साइप्रस के अंदर, वहां बम गिर गया लिटरली। अब एक यूरोपियन कंट्रीज वहां बचे हैं जिनके अंदर अटैक नहीं हुआ, वरना मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट कंट्रीज सबके सब अटैक हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको अगले 10 मिनट के अंदर बताऊंगा कि पूरा क्यों हुआ है, कैसा हो रहा है, और इसको कुछ रोकने का कोई तरीका है क्या बोल के। ठीक है, चलिए समझते हैं इस चीज को। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ना दो चीज बताऊंगा, एक ये वॉर के बारे में, और एक मैं चीज डिफाइन मतलब डिस्कस करना चाहता हूँ, आप एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि देखिए जिस तरह इंडिया में चीज चल रही है, मतलब जब से खोमेनी जी का डेथ हुआ है। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ कि वो शिया जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए बड़े ही मतलब एक इमेज लेवल के या सॉर्ट ऑफ आपसे भगवान कह सकते हैं उनके लिए वो जो थे वो। ठीक है, अब हो क्या रहा है इंडिया में, जब से उनकी डेथ हुई है तो यहाँ पे लोग दुख मना रहे हैं, जो लखनऊ में जिस तरह देख रहे हैं, कश्मीर में देख रहे हैं। बट आज होता क्या है कि कश्मीर के नॉट कश्मीर सॉरी श्रीनगर के कुछ एरियाज के अंदर वायलेंट हो जाता है। वो जो मतलब जुलूस निकाला जा रहा था, वहां पे रैली निकाली जा रही थी, वहां पे वायलेंट हो जाता है। तो वहां पे फिर पुलिस ने टीयर गैस यूज किया और उनको रोकने के लिए कुछ कुछ किया। इवन सेम लखनऊ में भी एक दो छोटे मोटे केस आए हैं ऐसे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसा दोगलापन क्यों होता है इंडिया में कि जब सेम जैसे पहलगाम की छुरी, पहलगाम में अटैक हुआ इंडिया में, तब तो कोई रोड पे आया नहीं, तब तो कुछ हुआ नहीं। अब वहां पे ओके हम मानते हैं कि उनके लिए वो बड़े हैं, बट पॉइंट ये नहीं कि आप यार रोड पे उतरो वायलेंस करने लग जाओ। ये आई डोंट थिंक ये सही है। इंडिया के लोग को थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए वहां पे कि देखिए इंडिया सेम ऐसे ही ना, मतलब वहां से देखिए वहां के लोग कुछ चाह रहे होंगे तभी तो ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, वहां के लोग चाहते हैं रेजिम चेंज हो, वहां मोस्ट ऑफ द लोग चाह रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट वो हो रहा है वहां पे। जो यूएस और जो इसराइल जो एक्शन ले रहे हैं, हाँ वो उनके खुद की प्रोपागेंडा भी है, सेल्फ इंटरेस्ट भी है, बट स्टिल जो लोकल जो वहाँ पॉपुलेशन है वो दे वांट अ चेंज, रेजिम चेंज, सो दैट्स व्हाई वहाँ फ्यूल हो रहा है। सेम ऐसे खिलाफत मूवमेंट था जो इंडिया में चला था तब। ओके, अराउंड 10 और 11 के अराउंड। ओके, बट हुआ क्या कि जो वहां के लोग वो रेजिम चेंज चाह रहे थे उस टाइम पे, जो टर्किश लोग थे और जो बच्चे लोग थे, ऑटोमेटिकली वहां पे हुआ चेंज। जबकि आके इंडिया में भगवान से देन कुछ हुआ नहीं। वहां जो इंडिया से जो लोग गए थे वहां पे मनी कट करके, वहां पे जो भी बात नेगोशिएशन जो बात हुई थी, इंडिया को देखा भी नहीं उन्होंने। बोला कि जैसे बोलते ना कि कड़ी पत्ता निकाल दिया दाल से, उसे कहावत है, वैसे निकाल दिया। सेम हैपेंस इन दिस स्टोरी ऑल्सो। तो समझना चाहिए लोगों को। ओके, चलिए अब चलते हैं स्टोरी के अंदर कि क्या हो रहा है बेसिकली। देखिए यूएस ने इस पूरे ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ओके, अब हमें ये समझना पड़ेगा ग्लोबली शॉक वेव कैसा गया है पूरा इस वॉर के कारण, जो इसको अब वॉर ही कहिए आप। ठीक है, देखिए इसके अंदर मेनली तीन पार्टीज है। एक है यूएस जो मेन है, उसके बाद यूएस लेड इसराइल है। ठीक है, ये दोनों मिलके अटैक कर रहे हैं ईरान के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट क्या, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहले आप समझिए वो क्या रहा है यहाँ पे। एपिसेंटर मेन कहाँ पे अटैक किया? यूएस एंड इजराइल फोर्सेस लॉन्च इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रिजल्टिंग इन regime dissipation in Tehran and strikes on major nuclear facilities। देखिए 28 फरवरी को होता है सबसे पहला अटैक। ओके, वो क्या करते हैं, सबसे जो ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है और जो मिसाइल वहाँ के जो मिसाइल फैसिलिटीज है उनके ऊपर बॉम्बिंग करते हैं, बहुत हेवी बॉम्बिंग की जाती है। ये फेज 1 था। फेज 2 क्या होता है, द ब्लास्ट रेडियस। अब इन्होंने तो कर दिया अटैक, इसराइल और यूएस ने कर दिया, दोपहर को किया था। शाम को क्या होता है कि ईरान रिटेलिएट करता है, जो फेज 2 है द ब्लास्ट रेडियस। ईरान रिटेलिएट्स अक्रॉस अ 12 नेशन फुटप्रिंट टारगेटिंग यूएस बेस एंड गल्फ स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रिगरिंग अ मल्टी फ्रंट रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए अब होता क्या है कि जब ईरान अब जब
रिट्रीट करता है, रिटेलिएट करता है उस चीज पे। तो ये क्या करता है, आपको पता हो कि 2025 के अंदर, मिड ऑफ 2025 के अंदर सेम वॉर हुआ था, 12 दिन का वॉर था यूएस का, इसराइल का और ईरान का, ठीक है। अब ईरान ने इस बार क्या किया, रिटेलिएट कर रहा था, पिछली बार की तरह बस एक इसराइल को नहीं पेला, इस बार क्या किया, जितने भी गल्फ कंट्रीज थे, जितने मिडिल ईस्ट कंट्रीज, सबको सबको पेल दिया। 12 कंट्रीज, ये 12 गल्फ कंट्रीज है, उसमें 2 बाहर वाली भी है, ठीक है। तो टोटली 14 कंट्रीज को ईरान ने अभी तक बॉम्बिंग कर दिया, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती थी वैसे ईरान की, मैं बोलूँ आगे बताऊँ क्यों, ठीक है। फेज 3 क्या था, ग्लोबल शॉक है। The conflict paralyzes the Strait of Hormuz and Middle Eastern airspace, crashing Indian markets and threatening global supply chains, energy transit and consumer inflation। देखिए, वो हुआ क्या है, जो ईरान है ना, जो ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गुजरता है, वहां से वर्ल्ड का लिटरली 20% ऑफ द पूरे वर्ल्ड का जो ऑयल एक्सचेंज होता है वो होता है वहां से, ठीक है। अब ईरान ने क्या किया, उसको बंद कर दिया। और इसका कारण क्या हुआ, ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं, लिटरली बढ़ भी रहे हैं ऑयल प्राइस, 100 से लेके 130 डॉलर तक का बढ़ेगा बोलते पर बैरल। दैट्स अ वेरी बिग कॉस्ट आई वुड से। और जो बिकॉज ऑफ दैट एयर स्पेस है, क्योंकि इसने क्या किया, दुबई और यूएई के ऊपर बॉम्बिंग कर दिया, उनको उन्होंने क्या एयर स्पेस क्लोज कर दिया। उसके कारण क्या हो रहा है, जो एयर ट्रांसिट है, मतलब जो भी ट्रैवल एयर ट्रैवल पूरे ही ब्लॉक हो चुके हैं। अब उसका बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ रहा है मल्टीपल कंट्रीज को, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, रीजन बेसिकली क्यों स्टार्ट होता है ये। तो जो ईरान के और जो यूएस के टॉक्स थे, ये बहुत दिनों से चल रहे थे ओमान के अंदर, ठीक है। ओमान उसको मीडिएट कर रहा था। अब होता क्या है कि 26 से 27 फरवरी को कोलैप्स हो, टॉक्स कोलैप्स हो जाते, क्योंकि बोला ये जाता है कि दोनों ही, ना ही ईरान ना ही अमेरिका अपने पॉइंट से बैक हो रहे थे। अमेरिका क्या चाहता है कि भाई वहां रेजिम चेंज हो, और मेन बिफोर द रेजिम चेंज वो क्या चाहते हैं कि वहां का जो न्यूक्लियर वो जो वेपन्स के लिए जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहे हैं उसको रोक दें। मेन फोकस ये, मेन चीज ये थी। और बचे हुए जो रेजिम चेंज है, जो शक्ति चेंज करते थे उसके बारे में। अब ईरान ना ही उससे पीछे हटा, ना ही यूएस अपने बातों से पीछे हटा, बिकॉज ऑफ द क्या टॉक्स कोलैप्स हो जाते हैं 26-27 फरवरी को, ठीक है। द थर्ड राउंड ऑफ यूएस ईरान न्यूक्लियर नेगोशिएशन इन जेनेवा मीडिएटेड बाय ओमान फेल्स टू प्रोड्यूस अ ब्रेक थ्रू। अब फरवरी 27 को क्या होता है कि आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या बोलते मीडिया में आके बोला था कि कुछ कुछ बोलते ईरान के बारे में कि फेल स्टॉक हो गए हैं और हम उनको दोबारा एक वार्निंग दे रहे हैं, ऐसा कुछ। देखिए, यूएस ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट ऑफ नॉन एसेंशियल पर्सनल फ्रॉम इजराइल, प्रेसिडेंट ट्रंप इश्यूज वार्निंग थ्रेटनिंग 25% टैरिफ एंड स्टेटिंग ऑल ऑप्शंस आर ऑन टेबल, ओके। अब होता क्या है कि 27 के बाद 28 को दोपहर को हो जाता है अटैक, किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। पहला अटैक करता है इजराइल, उसके बाद थोड़ी देर बाद आता है यूएस। बाद में क्या पता चलता है, दोनों मिलके अटैक किया दोनों ने, ठीक है। इजराइल क्या बोलता है कि बस 2 दिन बचे हैं, ये अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर लेंगे वेपन्स के लिए, बस 2 दिन बचे, इसलिए हम अटैक कर रहे हैं बोल के बोलता है इजराइल। यूएस क्या बोलता है कि हम इजराइल के साथ इसलिए हम भी कर रहे हैं बिकॉज जो न्यूक्लियर टॉक्स है बीच में जो मिड ईस्ट था वो फेल हो चुका है, ठीक है। 28 को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी स्टार्ट हो जाता है 1:15 AM ET। Combined US and Israel forces launch a massive preemptive offense targeting Iran military and nuclear apparatus, okay। मतलब वहां के जो एरियाज। अब देखिए एपिसेंटर जहां पे मेन, जब पहली बार मतलब यूएस और इजराइल ने मिलकर अटैक किया था, कहां का अटैक किया था वो बताता हूँ। तो स्केल ऑफ ऑफेंस 900 प्लस combined strikes, 500 प्लस बाय इजराइल यूटिलाइजिंग टोमाहॉक मिसाइल्स, F-18, F-35 एंड सिंगल यूज ड्रोन्स, ओके। तो देखिए 900 प्लस अटैक किए गए पूरे ईरान के ऊपर। देखिए ईरान बहुत बड़ा कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री, आई थिंक इक्वल टू इंडिया, इंडिया से थोड़ा बड़ा ही होगा, ठीक है। बट उसकी जो मेन पॉपुलेशन वो आपको मिलेगी नॉर्थ और सेंट्रल ईरान के अंदर। कोस्टल जितना भी ईरान है, साउथ में ईरान है, वहां कोई नहीं मिलता, ठीक है। बहुत कम है पॉपुलेशन वहां पे, ठीक है। तो देखिए जियोग्राफिक रीच, munitions drop across 24 of Iran's 31 provinces, maximum 85% of the provinces गिराई दिया। Regime dissipation main इसका रीजन कहता है कि जो regime चेंज करने का strike successfully target and kill supreme leader Ayatollah Ali Khomeini alongside top military commanders and family members। देखिए अभी बेसिकली आज तीसरा दिन था, तो तीसरे दिन तक बोला ये जा रहा है कि अराउंड 25 के अराउंड जो टॉप लीडर्स थे पूरे ईरान के, उनको मार दिया गया, ठीक है। न्यूक्लियर एंड मिलिट्री टारगेट्स, heavy bombardment of key facilities in Isfahan, Karaj, Kermanshah, Qum and Tabriz। तो अभी क्या न्यूज आ रही, आज दोपहर तक जो न्यूज आई थी कि जो ये ही है जो न्यूक्लियर बॉडी है पूरे वर्ल्ड की, यूएन की, तो उनको ये न्यूज आई है कि वहां पे कुछ रेडिएशन लीक्स हुए हैं, ओके। तो जब इसराइल ने बॉम्ब किया था, मतलब आज इसराइल ने सुबह जो बॉम्ब किया, उस कारण वहां पे और रेडिएशन लीक्स होने के बोल रहे कुछ चांसेस हुए हैं बोल के। अब
अब पता नहीं वो कितना सच है कितना झूठ, ये बोला जा रहा था। तो मेन आपको तबरीज, ये जितना देखिए नॉर्थ से लेके सेंट्रल ईरान में ही हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ा जो इस्फान है वो आपका न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट है, तो वहां से ज्यादा बॉम्बिंग हुई है। इस्फान में पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार भी यही हुआ था, ठीक है। कराज, कुर्म और करमनशाह और तबरिज बेसिकली एरिया से जहाँ बॉम्बिंग हुई है, सबसे ज्यादा बॉम्बिंग आपको इस्फान और कराज के अंदर मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि ईरान ने क्या किया, ठीक है। ईरान ने रिटेलिएटर में पूरे 14 कंट्रीज के ऊपर अटैक किया भाई, उसने पूरे मिडिल ईस्ट को जला दिया। देखिए ये है आपका ईरान, ठीक है, तेहरान से इसने पहले किया, इराक, जॉर्डन, इजराइल, सबसे ज्यादा इसने बॉम्बिंग की इजराइल की तरफ, ठीक है। इजराइल के बाद इसने किया कुवैत। अभी के जो प्रेजेंट टाइम जो प्रेजेंट अभी जो न्यूज चल रही है उसके हिसाब से कुवैत के अंदर सबसे ज्यादा बॉम्बिंग जो मतलब मास डिस्ट्रक्शन बोलते हैं कुवैत में करती है। देखिए ये जो दूसरे कंट्रीज के ऊपर अटैक कर रहा है ईरान, वो कर रहा है यूएस के बेसिस पे। देखिए यूएस के बेस जितने भी अपने ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर यूएस के बेस है, और कुवैत के अंदर उसका बहुत बड़ा बेस भी, वहां पूरा अटैक पूरा वो बेस तबाह कर दिया उसने लिटरली, ठीक है। इसराइल के भी बहुत, इसराइल के अंदर भी उसने बहुत सारे क्या बोलते हैं अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो डाली है, ठीक है। अब देखिए Iran launches ballistic missiles and drones at 27 military bases and civilian targets across the Middle East। 27 military bases, और ये पूरी यूएस की मिलिट्री बेस है। उसमें एक था बस जो यूके का मिलिट्री बेस था और एक था फ्रेंच मिलिट्री बेस, ठीक है। उन दोनों पे किया। अभी बोल रहे हैं यूएस और सॉरी यूके और फ्रेंच वो दोनों आएंगे बोल रहे हैं अभी अलॉन्ग विद कोऑर्डिनेटेड अटैक्स। अब पता नहीं वो कितना मतलब वो आएंगे, क्योंकि यूके अभी तक बोला था कि मैं यूएस को बोला कि मैं हम अपनी एयरफोर्स को मतलब जो उनके जो एयरफोर्स उनको यूज नहीं करने देंगे अगेंस्ट ईरान टू बॉम्ब बाय यूएस, ओके। अब जब खुद के ऊपर बॉम्ब हो गया तो अब यूके बात चेंज करेगा। देखिए गल्फ स्टेट्स इंपैक्ट, गल्फ स्टेट्स के ऊपर कहां का, बहरीन में किया ड्रोन स्ट्राइक्स ऑन मनामा यूएस नेवी फ्लीट हेडक्वार्टर्स टारगेट इन जुफैर। ये लिटरल तबाह हो चुका है नेवी फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर में, मैक्सिमम बहुत भयंकर इसके ऊपर अटैक हुआ था, ये कल हुआ था। कुवैत बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट अली अल सलेम एयरबेस। कतर मिसाइल स्ट्राइक नियर यूएस फोर्सेस एट अल उदैद एयरबेस। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन है अल उदैद एयरबेस के ऊपर। यूएई सिविलियन कैजुअलिटीज इन अबू धाबी एंड दुबई एयरपोर्ट एंड पालाम जुमेरा हिट बाय डेब्रिस। देखिए यूएई के अंदर ना जो दुबई का जो एरिया है वहां पे कुछ हॉट्स में अटैक किया था, तो वहां पे लिटरल लोग मरे हैं, कैजुअलिटीज हुई है। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि यूएई को दुबई को इसने क्यों पीछे लपेट दिया, बिकॉज दुबई बेसिकली न्यूट्रल ही था, मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूट्रल ही होता है। देखिए वहां पे आपको ओमान और दुबई, मुझे आई डोंट नो कि भाई उन दोनों को बॉम्ब किया, बिकॉज ओमान मीडिएशन कर रहा था और दुबई इज नथिंग टू डील विद ऑल दिस स्टफ। क्योंकि देखिए दुबई जो है फाइनेंशियल हब भी है पूरे वर्ल्ड का, अब वहां पे उसने बॉम्ब किया एंड बिकॉज ऑफ दैट जब की थिंग्स आर हैपनिंग है। देखिए ईरान को पता है कि वो ही कांट फाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब जब डूबना ही है तो दूसरों को लेके डूबो बोल के ये उसकी स्ट्रैटेजी है। अब देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। ब्रॉडर थिएटर स्ट्राइक्स इंटरसेप्टेड और इम्पैक्टेड इराक, जुल्फ अल शकीर, जॉर्डन, ओमान, दुकुम पोर्ट, सऊदी अरेबिया एंड इजराइल। इसमें पोर्ट्स पे अटैक किया, ऐसा नहीं है कि ओनली मतलब यूएस के बेस पे किया, इन्होंने उस कंट्री के स्पेसिफिक कंट्री से पोर्ट्स पे अटैक किया, ठीक है। अब देखिए अभी तक का जो ह्यूमन टोल डेथ टोल्स है वो है 555 ईरान के अंदर, बिकॉज इजराइल यूएस भयंकर बॉम्बिंग कर रहे हो, भयंकर बॉम्बिंग कर रहे हो। 4 यूएस के ये पूरे आपका आर्मी पर्सन है, ठीक है। वैसे भी क्या बोल जाए 3 यूएस जेट शॉट डाउन बाय फ्रेंडली फायर। F-15E बोल रहे हैं जो F-15 ईगल्स है वो गिरे हैं बोल रहे 3, ठीक है। इसमें कोई F-35 नहीं है, कुछ कुछ न्यूज़ आए कि F-35 गिरे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ओनली F-15C गिरे हैं, ठीक है। लेबनान के अंदर 31। अब लेबनान में क्यों बताता है, जो हौतीस है उन्होंने अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर कल। अब इसराइल ने क्या किया, वो लेबनान से करते बेसिकली। अब इसराइल ने क्या किया, चुपचाप इनके ऊपर हेवी फायरिंग स्टार्ट कर दी, हेवी शेलिंग स्टार्ट कर दी, उसका आपको लेबनान के अंदर मिले हैं, ठीक है। 10 इसराइल के अंदर, क्योंकि वहां से ईरान भी कर रहे हैं और वहां पे ना बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली ईरान अब यूज कर रहा है, ठीक है। अब गल्फ नेशन के अंदर यूएई के अंदर 3, क्योंकि वहां पे जो दुबई में हुआ था उसका यहाँ पे 3 लोग मरे हैं, ठीक है। फिर कुवैत के अंदर 1, बहरीन के अंदर 1, ओमान के अंदर 1, इराक के अंदर 2। ये मोस्टली मतलब इराक के अंदर आपको फिर वो फाइटर्स से ही मरे थे। अब देखते हैं पोर्ट के हिसाब पे, सी रूट के हिसाब पे। देखिए आपको जो ये दिख रहा है ये पूरा 33 किलोमीटर चैनल है और इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इसने इसको ब्लॉक कर दिया पूरा। देखिए ईरान जो है इस तरफ है
और जो गल्फ कंट्रीज है पूरी इस तरफ आपको दुबई, यूएई, बहरीन, कतार, ये सब आपको इस वाले एरिया मिलेंगे। ये पूरा है ईरान। तो ईरान पोर्ट क्या बोलते हैं, स्ट्रेट के उस तरफ है, और आपको स्ट्रेट के इस तरफ ये कंट्रीज है सब, यूए जो यूएई कंट्रीज है, ओके, यूनाइटेड अरब एमिरेट से। अब होता क्या है कि ईरान इसको ब्लॉक करता है बिकॉज ऑफ, और यहाँ बॉम्बिंग नहीं की जाती। यहाँ पे एक ऑयल कंट्री के ऊपर बॉम्बिंग किया है जिसके अंदर इंडिया के क्रू थे, उसमें एक बंदा मर जाता है बिकॉज ऑफ दैट, ओके। अब यहाँ पे इसने बिकॉज ऑफ यहाँ पे इन्होंने ब्लॉकेड कर दिया। अब इमीडिएट रिएक्शन क्या है कि जो ऑलरेडी क्रूड ऑयल के जो प्राइस है वो 10% सर्च हो चुके हैं, और बोला जा रहा है कि और बढ़ेंगे, नियरली $100 पर बैरल टू $130 पर बैरल बढ़ेंगे, ठीक है। इंडियन सर एक्सपोजर, Indian severe exposure 2.5 to 2.7 million barrels per day of Indian crude oil imports move through this strait। देखिए, आपको पता है इंडियन कंट्री जो है बहुत ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम यूएई कंट्रीज, फ्रॉम ईरान भी करता है, ईरान से कम है, बट इस स्टेट से बहुत सारे जो इंडियन जो इंपोर्ट करता है इस स्टेट से बहुत ज्यादा ऑयल आता था। अब बिकॉज ऑफ दैट ये नहीं आएगा, एंड नहीं आ रहा है, वैसे आपको ब्लॉक चल रहा है। मिटिगेशन चैलेंज, अल्टरनेटिव्स लाइक ड्रॉइंग स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स और sourcing from Russia, the US, West Africa, involving significant air transportation cost and longer transit times। देखिए, अब क्या करना पड़ेगा कि इंडिया को दूसरे वेज देखने पड़ेंगे। रशिया से अगर मंगवा रहे हैं तो रशिया से और थोड़ा ज्यादा मंगवाना पड़ेगा, या साउथ अफ्रीकन जो कंट्री वहां से कुछ मंगवाना पड़ेगा, वेनेजुएला उनसे थोड़ा मंगवाना पड़ेगा, बट इसका होता क्या है कि कॉस्ट बढ़ जाएगा और जो टाइम आने का वो भी बढ़ेगा। अब और एक चीज है कि ईरान ने जो यूए का सबसे बड़ा पोर्ट था अरामको का, जो ऑयल मेंटेनेंस पोर्ट था, उसको उसमें बॉम्बार्ड कर दिया और चल गया, और उन्होंने अभी एलपीजी का जो प्रोडक्शन था वो भी बंद कर दिया। तो कॉस्ट बढ़ेंगे अगले 5-6 दिन में, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। एस्केलेटिंग टेंशन हाइलाइटिंग अ स्ट्रक्चरल रियलिटी, इंडिया रिमेन्स मटेरियली एक्सपोज्ड टू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, नॉट जस्ट फॉर क्रूड ऑयल बट इवन मोर सो फॉर एलपीजी एंड एलएनजी, ओके। अब देखिए, अब जैसे मैंने बोला था ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, अगर ये ब्लॉक हो गया तो बेसिक रूट यहाँ से पूरा होकर आना पड़ता है, जो 15-20 डेज मोर ऐड करेगा किसी के लिए। देखिए, ये ओनली इंडिया के लिए जरूरत नहीं है, ये ट्रेड पैरालिसिस थ्रूआउट द वर्ल्ड अफेक्ट करेगा। क्योंकि देखिए, चाइना जो है नियरली 45% ऑफ इट्स ऑयल इंपोर्ट्स डिपेंड करता है, वो करता है ईरान के ऊपर। अब वो अगर नहीं आएगा तो डेफिनेटली चाइना को मुश्किलें होंगी। अब वो सब रशिया के बारे में, रशिया वैसे ही यूक्रेन में मरा पड़ा है, बट अब ये रशिया के लिए अच्छा होगा कैश कमाने के लिए, क्योंकि अब ऑयल जब ईरान नहीं दे पाएगा तो रशिया से ही खरीदना पड़ेगा लोग, ठीक है। और एक चीज है स्ट्रेटेजिक अवॉइडेंस, मेरिस सस्पेंड सेलिंग थ्रू द बाब अल मंदीब स्ट्रेट एंड सुएज कैनाल। देखिए, अब जो इस मेरिस के बड़ा मतलब वन ऑफ द शिप कंटेनर शिप का जो कंपनी है, तो उन्होंने ये जो इस वाले एरिया से टोटली ब्लॉक करके अपने शिप्स नहीं भेज रहा थी। द अफ्रीकन गेटवे रीरूटिंग कार्गो अराउंड द केप ऑफ गुड होप, जो ये पूरा रूट है इसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, बेसिकली यहाँ से ऐसा आने का होता है, ठीक है। इसके अराउंड अभी ये पूरा ट्रांजिट कर रहे हैं, और इसके कारण 15-20 डेज और ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा लॉन्ग रूट है उतना ज्यादा इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ता है। और लॉजिस्टिक्स फीस, tighter container availability and standard vessels disrupt the flow of essential inputs like oil, gas and fertilizers। अब देखिए, अब इंडिया के बारे में, अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो क्या होगा। देखिए, इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया जो है, जो यूएई है, मतलब जो गल्फ कंट्री है, वो इंडिया के सबसे बड़े कंज्यूमर है, ठीक है। अब होगा क्या कि बिकॉज ऑफ दिस जो 4.5 बिलियन इन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स टू द गल्फ, ये होल्ड में हो जाएंगे। द यूएई इज द इंडिया सेकंड लार्जेस्ट buyer as I mentioned 4.1 billion and second biggest destination for Indian manufacturing smartphones 3.1 billion। ये अभी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक में आएगा, थोड़ा धीरे आएगी इनके अंदर। और नियरली 50% ऑफ द एग्रीकल्चर है वो हॉट में है। देखिए, जो इंडिया का जो 50% बासमती राइस प्रोडक्शन होता है वो लेते हैं गल्फ कंट्री से, खाद मतलब एक्सपोर्ट होते हैं, तो वो हॉट में आएगा। चोक पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायंस, इंडिया रिलाइज हेवीली ऑन यूएई's डिजिटल डीपी, ओके, वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड फॉर कार्गो हैंडलिंग। अब इस कारण क्या होगा कि कार्गो हैंडलिंग स्लो होगी, और वहां से जो यूएई से जो आने की वो सब स्लो हो जाएंगे, तो रिडक्शन बढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडिया को आई वुड से कि यहाँ पे लॉजिस्टिकली, फाइनेंशियली और समवॉट आई वुड से फाइनेंस क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिकली थोड़ा लॉस होगा, बिकॉज चाबार पोर्ट जो है वो बॉम्ब कर दिया गया, बॉम्बर कर दिया गया यूएस के द्वारा मल्टीपल टाइम्स, तो स्ट्रेटेजिकली भी इंडिया को बहुत ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। अब समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फॉलोआउट, मार्केट मार्जिन्स एंड इन्फ्लेशन। अब छोटे छोटे बिजनेस पे क्या होगा। देखिए, आपको पता है कि निफ्टी और सेंसेक्स भयंकर गिर रहे हैं, ठीक है, पिछले 2 दिन से कंटिन्यूस डाउनफॉल हो ही रहा है, ठीक है।
और एक चीज देखिए, अब होगा कंज्यूमर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो पल्सेस जो है इंडिया, वो बहुत ज्यादा हम इम्पोर्ट ही करते हैं, ठीक है, इंडिया में इतने उगते नहीं है तो इम्पोर्ट ही करते हैं, तो अब वो उनकी कॉस्ट बढ़ेंगी, जैसे तूर दाल आया, उड़द दाल आया, ठीक है, और जो छोटे छोटे लेंटिल्स आई, ये सब, और जो पेट्रोकेमिकल्स डेरिवेटिव्स है, क्योंकि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है, जो उसके डेरिवेटिव्स है, जो यहाँ पे इंडिया में बनते हैं, वो भी कॉस्टली हो जाएंगे, बिकॉज ऑयल है नहीं, ऑयल किलर है। और remittance risk prolonged conflict threatens vital remittance inflow from the Gulf, risking a sharp consumption slowdown. अब जितना दिन यहाँ वहाँ पे अभी आई वुड से लॉकडाउन या अटैक्स चल रहे होंगे, उतने दिन बिजनेस होगा नहीं, तो डेफिनेटली बिजनेस कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज है, एविएशन शटडाउन भी हुआ है, नॉट ओनली सी, यहाँ पे एविएशन के लिए भी बहुत बड़ा झटका लगा है, बिकॉज जब से ईरान ने यहाँ पूरा अटैक किया इस मिडल ईस्ट एरिया के अंदर, ये अब नो फ्लाई जोन बन गया है। बिकॉज ऑफ दैट जो दुबई आया या सऊदी अरेबिया आया, जितने भी कंट्रीज है, इनके अंदर फ्लाइट्स नहीं जा रही है। ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे मिडल ईस्ट के एरिया, जितना भी है ये एरिया, ये नो फ्लाई जोन है। तो अभी लेट्स से अगर इंडिया से आपको लंदन जाना, कहीं भी जाना, तो डायरेक्ट फ्लाइट्स लेनी पड़ेगी, या आपको रशिया या उन वाले एरियाज को जाना पड़ेगा, बहुत लंबा रास्ता पड़ रहा है, या यूक्रेन उन सब एरिया से, जो वहां पे भी ऑलरेडी वॉर चल रहा है, ठीक है। तो आई डोंट नो दैट कि कैसे मैनेज किया जाएगा, बट as soon as possible इन सबको क्लियर करना पड़ेगा, unless it's a very big disruption for the for the aerospace, sorry, for the airspace companies, okay। देखिए, मिडिल ईस्ट airspace closures, मिडिल ईस्टर्न airspace faces major disruption, दुबई the world biggest busiest transit hub, ये शटडाउन हो चुका है। आपको पता है जिम्बाब्वे जो टीम थी वो हरारे जाना था, उसको तो दुबई होके जाना था एमिरातीज फ्लाइट के अंदर, अब वो ब्लॉक हो चुका है वहां पे, तो दुबई शटडाउन हो रखा है, तो वैसे वो इंडिया में स्टार्ट है, ठीक है। स्टैंड पॉपुलेशन, तो बहुत सारे लोग जो प्लान कर रहे थे दुबई जो ट्रिप गए थे और अभी उनको इंडिया वापस आना, तो वो वहीं पे फंस चुके हैं। हाँ, दुबई की गवर्नमेंट ने जो, या सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो जो लोग यहाँ फंस गए हैं बिकॉज ऑफ दिस बॉम्बार्डमेंट, होटल में उनको स्टे एक्सटेंड करें, और पूरा उनका स्टे का जितने पैसे हो तो वो गवर्नमेंट ही बेयर करेगी, ठीक है। फ्लाइट कैंसिलेशन, आपको पता है फ्लाइट कैंसिलेशन होगा बहुत ज्यादा, जो एतिहाद है, कतार एयरवेज है, एयर इंडिया, इंडिगो है, और एमिरेट्स से, इन सभी ने कैंसिल कर, इंडिया के तो अराउंड इंडियन फ्लाइट्स अराउंड 250 समथिंग उस एरिया जो रीजन वो पर डे कैंसिल हो चुके हैं पूरे, ठीक है। कॉस्टली रूटिंग, हाँ, अभी इन सबको भी पाकिस्तानी एयर स्पेस क्लोज, बात की इंडिया से वैसे पाकिस्तानी एयर स्पेस होकर जा सकते हैं, बट अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो वॉर चल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट कि पाकिस्तान का एयर स्पेस क्लोज हो चुका है वैसे अभी, तो अब वो भी नहीं होके जा पा रहे, तो अफगानिस्तान का एयर स्पेस यूज करना पड़ रहा है, वो भी थोड़ा डेंजर है। अब बिकॉज ऑफ दिस जो कॉस्ट है, फ्लाइट की कॉस्ट वो कुछ ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। अब अगर पूरा मैं क्लोज करना चाहूँ तो कैसे स्ट्रेटजिक आउटलुक अगर हम देखें क्या है बोल के, लीडिंग इंडिकेटर्स फॉर द नेक्स्ट इट सीज़फायर वायबिलिटी। देखिए अभी अभी क्या न्यूज़ पर चली है कि जो पुतिन है उन्होंने भी बातें की हैं जो यूएई या जो पूरे के प्रेसिडेंट सबसे, तो वो भी अभी डिस्कस करवाना चाह रहे हैं। अब देखते हैं होता क्या, क्योंकि देखिए यूएस मानने वाला है नहीं वैसे किसी बात अभी, बिकॉज यूएस को बहुत बहुत ज्यादा ही भयंकर लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि जो बेस है मिडिल ईस्ट के अंदर टोटली आई वुड से कि 30-40% को हिट हुआ है, भयंकर वाला हिट हुआ है, ठीक है। तो मॉनिटर द स्टेबिलिटी ऑफ द यूएस ब्रोकर्ड ट्यूसिस एंड ईरान्स इंटरनल रिजीम ट्रांजिशन फॉलोइंग द खमेनी डेथ। खमेनी की डेथ हो चुकी है, अब वो क्या चाहते हैं कि वहां पे रेजिम चेंज हो, बट जो वहां के लोग हैं, ईरान के लोग, वो अभी बिकॉज ऑफ दिस वॉर चल रहा है, जो बॉम्बार्डमेंट हो रही है उससे डरे हुए हैं, और इतना ग्रेसफुली आगे नहीं आ रहे जितना सोच रही थी यूएस रिजर्व आएंगे वो। दूसरा, शिपिंग एंड फ्रेट प्राइसिंग, वॉच फॉर क्लैरिटी ऑन शिपिंग कैपेसिटी, अल्टरनेटिव रूट एडॉप्शन एंड सस्टेन स्पाइक्स इन मैरिटाइम इंश्योरेंस प्रीमियम्स। डिफरेंट कॉस्ट बढ़ेंगे तो एट द एंड ऑफ दैट जो एंड यूजर होगा उसके ऊपर कॉस्ट बढ़ेगा, ओके। एनर्जी सोर्सिंग शिफ्ट, ये यहाँ पे सबसे बड़ा आपको क्या बोलते शिफ्ट देखने मिलेगा, बिकॉज ऑयल महंगा हो गया, एलपीजी महंगा हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपको जो गुड्स का जो कॉस्ट होगा वो महंगा पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कहाँ से सब मंगवाते हैं, थोड़ा कॉस्ट तो पड़ेगा, बट गवर्नमेंट नीड टू look into that part. Domestic interventions, observe government actions to cushion fuel prices such as trimming oil marketing margins or cutting domestic import duties. देखिए मोदी जी ने भी कल बात की थी, ओके, यूएई के जो गवर्नमेंट के जो हेड थे, सबको तो यही बोला है कि डिस्कस करने के लिए, अब देखते हैं आगे होता क्या। तो आई थिंक आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा कि क्या चल रहा है पूरे मिडिल ईस्ट के अभी वॉर के अंदर। इफ आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, बट मेरे लिए मोटिवेटिंग होता है। थैंक यू, जय हिंद।